Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 21st of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 21 जनवरी 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में मिलती हैं। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है क्यूबा को, काफ़ी चर्चा में है तो अच्छे से देखना एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, जो राइट टू वोट इंडिया के अंदर वो बेसिकली कौन सा राइट है। ऑप्शन ए बोलता है क्या ये एक फंडामेंटल राइट है, ऑप्शन बी बोलता है नेचुरल राइट है, या फिर ऑप्शन सी बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या फिर ऑप्शन डी बोलता है लीगल राइट है। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी लोगों को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। देखो इसका जो सही उत्तर है यह आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा और उस टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लेकिन तब भी इसका आंसर नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में आप लोग को इसका करेक्ट आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 1 पर यहाँ पर इकलौता आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, कुछ खास ऐसा रेलिवेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस एक स्टेटमेंट आया है यहाँ पर और उसी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। होता क्या यहाँ पर ये छोटे छोटे आर्टिकल दूसरे दिन एडिटोरियल के अंदर आ जाते हैं तो वहाँ पर समझने में काफ़ी आसानी होती है, प्लस वहाँ पर आप अगले दिन कवर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। जैसे मैंने कल एक आपको एग्जाम्पल दिया था, कल एक आर्टिकल पेज नंबर 1 पर ही आया था जो कि कोविड-19 कंपनसेशन के बारे में चर्चा करता था, एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन के बारे में। और मैंने आपसे कल बोला था कि वो एडिटोरियल पे आ जाएगा कल, और आज वही हुआ है, वो एडिटोरियल पर आ चुका है। तो इस प्रकार की चीज़ें नज़र आती रहती हैं। तो होगा क्या, अब उसमें कुछ खास बातें लिखी नहीं है तो इसी वजह से मैं आप लोग को थोड़ा सा इस आर्टिकल के रिगार्डिंग एक बेसिक क्लियर करवा दूंगा। यहाँ पे चर्चा क्या की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो नीट का एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर ओबीसी कोटा को बनाए रखना चाहिए। ओबीसी कोटा यहाँ पर सही रहना चाहिए, ठीक है, मतलब रहना चाहिए कोटा, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट निकल कर आया है। तो ट्यूसडे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल जो अदर बैकवर्ड क्लासेस का यहाँ पर जो कोटा है नीट एग्जामिनेशन में, नीट की फुल फॉर्म क्या है, यह है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली बनाए रखना चाहिए और ये होना चाहिए। अब इसके पीछे का रीज़न क्या दिया, देखो रीज़न ये दिया गया है कि देखो होता क्या है, रिजर्वेशन एग्जैक्टली क्यों लाया गया है, कोटा एग्जैक्टली इसलिए लाया गया है ताकि लोगों को इक्वालिटी दी जा सके, जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको इक्वालिटी दी जा सके और उसका शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इन सबको एक इक्वल स्तर पर लेकर आया जा सके। इसी वजह से यहाँ पर रिजर्वेशन और यहाँ पर कोटा को लाया गया है ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही स्टेटमेंट दिया है कि एग्जैक्टली देखो मैटर ये करता है कि जो भी ये बैकवर्ड क्लासेस हैं ये अपना आपको इक्वालिटी के तौर पर महसूस करें और इनको इक्वल करने के लिए हम लोग ये कोटा लेकर आए हैं और इसको ये रहना भी चाहिए, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बस इतनी सी चीज़ है जो कि आप लोगों को समझनी थी, अदरवाइज ऐसा कुछ खास आपको देखने को मिलेगा नहीं इस आर्टिकल के अंदर। फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो मेरिट्स वगैरह हैं, मेरिट्स के अंदर हम लोग को एक इक्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यही छोटा सा स्टेटमेंट है जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से, आखिरकार ये जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ओबीसी हैं, ठीक है, इनके लिए हमने कितना कितना रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, कितना कितना रिजर्वेशन यहाँ पर इसके अंदर दिया हुआ है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना कितने कितने % रिजर्वेशन यहाँ पर इनको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोग को इसके बारे में टाइप करना है और पता भी होना चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं और रेगुलरली ये चर्चा में रहता ही रहता है ना। उसके बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट पेज पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, असम और मेघालय के बारे में चर्चा की गई है। असम और मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने बातचीत करी है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी से।
अब ये बातचीत किस चीज़ को लेकर है, ये बाउंड्री इशू को लेकर है। असम और मेघालय के बीच में हमेशा से ही एक बाउंड्री डिस्प्यूट रहा है, ठीक है, और इस बाउंड्री डिस्प्यूट को अब रिजॉल्व किया जा रहा है, ठीक है, इसको सुलझाया जा रहा है। ये पूरा मैटर क्या है, मैं आप लोग को बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट होगा, जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। वहाँ पर हमारे सिलेबस में टॉपिक मेंशन्ड है इंटर स्टेट रिलेशन का, तो वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देखो मेघालय ने अपना 50वां स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया है 21 जनवरी को, मतलब आज 21 जनवरी है, आज ये लोग यहाँ पर अपना 50वां स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करेंगे। और इसी अवसर पर होम मिनिस्ट्री ने एक्सपेक्टेशन ये क्या है कि एक फाइनल एग्रीमेंट होगा इन दोनों स्टेट्स के बीच में। किन दोनों स्टेट्स के बीच में, असम और मेघालय के बीच में। असम और मेघालय के बीच में ये एग्रीमेंट किस चीज़ को लेकर होगा, ये एग्रीमेंट ये होगा कि दोनों स्टेट्स मिलकर जो ये बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं उन डिस्प्यूट्स को एंड कर देंगे। अब यहाँ पर ये डिस्प्यूट्स को खत्म कर दिया जाएगा। लगभग यहाँ पर फोकस रखा जा रहा है 6 एरिया के आसपास, मतलब 6 जगह हैं जिसको लेकर विवाद रहता है इन दोनों राज्यों के बीच में, उन विवाद को खत्म किया जाएगा। अब ये डिस्प्यूट्स हैं क्या एग्जैक्टली, मैं आप लोगों को पिक्चर्स के थ्रू अच्छे से समझाता हूँ। देखो, पहले आपको समझना होगा, असम और मेघालय दोनों अपने आप में एक बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं। लगभग 885 किलोमीटर्स का यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है असम और मेघालय दोनों आपस में। उसके बाद बताया गया, अभी करंटली बात करें, असम मेघालय के बीच में 12 ऐसी जगह हैं, 12 पॉइंट्स है जहाँ पर विवाद रहता है, ठीक है। ये बॉर्डर पर आपको ये देखने को मिलेंगी जगह, और उसमें से जो टॉप आपको देखने को मिलती हैं जगह वो कौन कौन सी हैं, खासकर आप देख पाओगे, हो गया अपर ताराबरी, ठीक है, गजंग रिजर्व फॉरेस्ट हो गया। ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर डिस्प्यूट रहता है। ये सारे एरियाज़ के नाम दिए गए, वो 12 एरियाज़ कौन कौन से हैं। इसमें एक पॉपुलर एरिया है लांगपी, ठीक है, लांगपी के बाद यहाँ पर बोरद्वार, बोकलापार, ठीक है। तो ये अलग अलग आपको नाम देखने को मिलेंगे। ये सारी जगह पर डिस्प्यूट रहता है असम और मेघालय के बीच में, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, मेघालय एग्जैक्टली बना कैसे, मेघालय यहाँ पर असम में से ही निकल कर बना है, ठीक है। और ये सब कैसे हुआ था, ये हुआ था असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के थ्रू, ठीक है। तो मेघालय को यहाँ पर असम से ही निकालकर पूरा बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एग्जैक्टली आज के टाइम पर, करंट टाइम पर ये डिस्प्यूट किस चीज़ को लेकर है। देखो, करंट टाइम पर यहाँ पर एक जगह है जिसको लेकर डिस्प्यूट है। मेजर कंटेंशन का पॉइंट यहाँ पर दोनों के बीच में है डिस्ट्रिक्ट ऑफ लांगपी। लांगपी नाम की एक जगह है, ठीक है, वेस्ट गारो हिल्स में। यही एक बहुत बड़ा विवाद बना हुआ है, ठीक है। मैं आपको इसको मैप में दिखाता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाओ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये नीचे वेस्ट खासी हिल्स आपको नजर आएगा, ऊपर है मतलब ये असम वाला रीजन है, नीचे आपको मेघालय वाला रीजन देखने को मिलेगा। अब ये लंबा चौड़ा बॉर्डर है। अब इस बॉर्डर में आप देख पाओगे ये लांगपी वाला एरिया हो गया, ठीक है, जो कि असम के बॉर्डर के पास में है, यहाँ पर डिस्प्यूट रहता है। उसके बाद यहाँ पर ये बोको वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी डिस्प्यूट रहता है। एग्जैक्टली कहने का मतलब है ये जो बॉर्डर है यहीं पर विवाद रहता है दोनों स्टेट्स के बीच में। अब ये विवाद किस चीज़ को लेकर है, तो आपने लांगपी वाला एरिया देख लिया। अब बात करते हैं एग्जैक्टली क्या है। देखो, लांगपी एक पार्ट हुआ करता था कामरूप डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था, मतलब जो यहाँ पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो उस समय जो ये लांगपी वाला एरिया है ना, ये कामरूप डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था, ठीक है, मतलब एक तरीके से असम का पार्ट हुआ करता था, आप ये कह सकते हो, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद यहाँ पर ये जो लांगपी वाला एरिया है ये मेघालय का पार्ट बन गया, ठीक है, इसको मेघालय का पार्ट बना दिया गया, जो कि आप लोगों ने अभी मैप में देखा है। तो इसी को लेकर डिस्प्यूट चलता है। असम यहाँ पर बोलता है ये जो हिस्सा है लांगपी वाला ये मेरा हिस्सा है, और मेघालय बोलता है नहीं ये हमारा हिस्सा है, ठीक है। ये तो हुआ एक जगह को लेकर, और ऐसे ही बहुत सारी और भी जगहें बीच बीच में जहाँ पर ये डिस्प्यूट चलता रहता है, ठीक है। अभी आपको मैंने लांगपी वाले एरिया के बारे में समझाया, और इसी वाले एरिया में क्या बोला जा रहा है कि जो ये बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको अब की बार खत्म कर देंगे, बिल्कुल आपस में एग्रीमेंट किया जाएगा और इस पूरे डिस्प्यूट को सील कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ। और उसके बाद यहाँ पर मेघालय भी बहुत सारे एरियाज़ को एक तरीके से बोलता है, बहुत सारे एरियाज़ आज के टाइम पर असम वाले एरिया में देखने को मिलेंगे। मेघालय बोलता है ये हमारा हिस्सा है, ठीक है, ये हमारा पार्ट हुआ करता था पहले, अब असम बोलता है ये हमारा पार्ट है। तो वही वाली एग्जैक्टली बात देखने को मिलेगी, एक हिस्सा है जिसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो बेलागावी वाला, है ना, जो बेलागांव वाला डिस्प्यूट है। बेलागांव डिस्प्यूट किस किस के बीच में, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक एरिया है, छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। महाराष्ट्र क्लेम करता है ये हिस्सा मेरे अंडर में आता है, कर्नाटक क्लेम करता है यह हिस्सा मेरे अंडर में आएगा। तो यही डिस्प्यूट आपको यहां पर भी देखने को मिल रहा है। क्लियर हुआ। अब क्या इसको रिजॉल्व नहीं किया गया, देखो रिजॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाए गए हैं, कमिटीज़ को बनाया गया था, लेकिन वो प्रॉपरली एक तरीके से रिजोल्यूशन देखने को मिला नहीं, प्रॉपरली यहाँ पर चीज़ें मतलब सॉल्व नहीं हो पाई।
तो इसी वजह से यहाँ पर अब फाइनली इसको सॉल्व किया जा रहा है। अब डिस्कशन किया है, बैठकर यहाँ पर इस पूरे डिस्प्यूट को एंड कर देंगे। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको ये बता दिया। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ये असम के साथ ना ये बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत सारे हैं, मतलब असम के आसपास जो भी राज्य असम से बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, इनके डिस्प्यूट कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। क्यों ऐसा क्यों बताया जाता है? देखो, बोला यह जाता है पहले असम यहाँ पर बहुत बड़ा पार्ट हुआ करता था, जितने भी राज्य इसके आसपास है वो असम से ही निकाले गए हैं, असम से ही कार्व आउट होकर बने हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से आज के टाइम पर ये सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट होता है। असम का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये अरुणाचल प्रदेश के साथ आपको देखने को मिलेगा, नागालैंड के साथ देखने को मिलेगा, और ये जो डिस्प्यूट है ये अभी सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मिजोरम के साथ भी डिस्प्यूट देखने को मिलेगा, उसके बाद मेघालय के साथ भी डिस्प्यूट देखने को मिलेगा, मेघालय के साथ डिस्प्यूट रिजॉल्व करने जा रहे हैं, जैसा आपने अभी आर्टिकल में पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि देखो हमारे कंट्री में और भी बहुत सारे अलग अलग डिस्प्यूट्स हैं जो कि राज्यों के बीच में होते हैं। जैसा आपको बेलागावी वाले के बारे में पता होगा, बेलागावी जो डिस्प्यूट है कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच में है, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये बेलागांव वाले डिस्प्यूट को लिया है, ठीक है, बेलागांव कह लो या बेलागावी कह लो, दोनों एक ही नाम है ना। अब मैंने ये न्यूज़ में, क्योंकि ये मैंने चर्चा में इसलिए लिया क्योंकि रिसेंटली ये भी न्यूज़ में कवर किया गया था, रिसेंटली मैंने इसके बारे में पढ़ाया है, ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये चर्चा में आ रहा है। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर बोला गया कि 6 जगह हैं जहाँ पर क्या होगा, लगभग 36 गांव देखने को मिलेंगे, और जो विवाद चल रहा था दोनों स्टेट्स के बीच में, उस विवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब जो अगला आर्टिकल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, अभी कल आपने देखा होगा, कल पूरे देश भर में एक न्यूज़ के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, वो यह है कि अरुणाचल प्रदेश से एक लड़के को उठा लिया है, किडनैप कर लिया है चाइना ने, ठीक है। चाइना ने क्या किया, अरुणाचल प्रदेश से एक लड़के को एक तरीके से यहाँ पर किडनैप किया, आप ये कह सकते हो एग्जैक्टली। और अब ये सिचुएशन काफ़ी एक तरीके से क्रिटिकल हो चुकी है, काफ़ी चर्चा हो रही है पूरे देश भर में, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अभी क्या हुआ, ये सारा विवाद होने के बाद जो हमारी आर्मी है, हमारी आर्मी ने कॉन्टैक्ट किया है पीएलए के साथ, मतलब चाइना का जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, चाइना के जो सोल्जर्स हैं, इनके साथ बातचीत करी है ताकि उस लड़के को वापस से लेकर आया जाए, ठीक है। वापस से लेकर आएंगे डेफिनेटली, लेकिन देखो आज के टाइम पर ये डिस्प्यूट कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट देखने को मिलेगा, और ऐसे पहले भी हुआ है। देखो, ऐसा कोई ये नया काम नहीं कि चाइना ने पहली बार यहाँ पर किसी बच्चे को किडनैप किया हो, पहले भी यहाँ पर चाइना लगभग 5 लोगों को किडनैप कर चुका था, हालांकि वापस में यहाँ पर उनको भेजा गया था, उनका अपहरण किया गया था, वापस में उनको भेज दिया गया था, अब की बार भी वापस भेजा जाएगा। लेकिन मुद्दा यह है कि ये डिस्प्यूट रिजॉल्व कैसे होगा, ठीक है, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर होता क्या है, जो इंडियन आर्मी है वो यहाँ पर एक तरीके से कांटेक्ट करती है पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ, मतलब चाइना की आर्मी के साथ कांटेक्ट किया जाता है एक हॉटलाइन के माध्यम से। हॉटलाइन क्या होता है मैं आप लोग को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हॉटलाइन के माध्यम से बातचीत करी गई है दोनों आर्मीज़ के बीच में, ताकि हम लोग यहाँ पर इसको रिजॉल्व कर पाएँ। और जिस लड़के को किडनैप किया गया है, ठीक है, खासकर अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया से, अब देखो खास बात यह है ना, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया किसका है, इंडिया का हिस्सा है, ठीक है, और वहीं पर वो बच्चा एक तरीके से घूम रहा था या खेल रहा था, जो भी आप कह सकते हो। लेकिन चाइना ने क्या किया, वहां पर उसी बच्चे को हमारी टेरिटरी से उठाया है एग्जैक्टली। तो ये काफ़ी बड़ा विवाद बन चुका है। उस बच्चे का नाम है मिरम तारोन, ठीक है, मिरम तारोन है, ये जीदो से एक तरीके से बिलोंग करता है, 17 साल की यहाँ पर एज है, और इसी को बच्चे को यहाँ पर कैप्चर किया गया। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला जो पिक्चर देख पा रहे हो, ये यहाँ पर वो लड़का आपको देखने को मिलेगा। ये पिक्चर कर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, आप लोग को मालूम होगा। और यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ये तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का मैप हो गया, आपको अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा ये ऊपर वाला नज़र आएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ। अरुणाचल प्रदेश के बीच में और चाइना के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट रहते हैं। जब आप लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अक्साई चीन वाला एरिया, ये जो लद्दाख वाला रीजन है, यहाँ पर इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूट रहता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश वाला ये हिस्सा आप लोग को नज़र आ रहा होगा, ऊपर आपको चाइना नज़र आएगा, ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा आएगा, यहाँ पर भी डिस्प्यूट रहता है, ठीक है, आप लोग को ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे, खासकर अरुणाचल प्रदेश में एक तवांग वाला रीजन है, यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा विवाद रहता है। देखो चाइना का कहना यह है, जो ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है ना, ये चाइना का, ये इंडिया को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। जैसी उसकी हरकतें हैं उसके हिसाब से आप देख पाओगे, समझ गए होंगे एग्जैक्टली। यहाँ पर ऐसे यहाँ पर उसकी कहानी देखने को मिलेगी। अभी रिसेंटली आपको पता होगा, बहुत सारी जगह के नाम बदले थे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो अपनी तरफ से यहाँ पर एक मतलब जो भी है ये काम करता रहता है। हालांकि यहाँ पर इंडिया डेफिनेटली इसके रिस्पॉन्स में जवाब देगा, और जवाब देता रहता भी है इंडिया, तो ये चीज़ें भी हम लोग देख पाते हैं। अब ये अरुणाचल प्रदेश का मैप थोड़ा सा जूम करके दिखाया गया है, ठीक है। अब जूम करके आप थोड़ा सा देखोगे तो मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया यार, एग्जैक्टली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। अब जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया के अंदर है,
ये ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से आती है? चाइना से निकल कर आती है, मतलब चाइना से घूम के भी आती है ये नदी और उसके बाद इंडिया के अंदर एंटर करती है। इंडिया के अंदर ये ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में। और कौन से वाले रीजन में? अपर सियांग वाले रीजन में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अपर सियांग वाला रीजन। और उस बच्चे को कहाँ से उठाया गया? इसी वाले रीजन से, अपर सियांग वाले रीजन से उठाया गया है। क्लियर हुआ? ऊपर आपको चाइना नजर आएगा, ये बॉर्डर नजर आएगा, ये अपर सियांग वाला रीजन है। और ध्यान रखना इसके बारे में कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये चाइना से होती हुई इंडिया के अंदर एंटर करती है और कहाँ पे? अपर सियांग वाले रीजन में ये एंटर करती है। क्लियर हुआ? अब एक क्वेश्चन आप लोगों से सिंपल सा है, आखिरकार ये ब्रह्मपुत्र रिवर, चलो इंडिया के अंदर ब्रह्मपुत्र नाम है आपको पता है, लेकिन चाइना के अंदर ये किस नाम से जानी जाती है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। ये हुआ क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये मुद्दा आप लोगों ने समझ लिया। देखो अब मैं आपको बताता हूँ ये हॉटलाइन क्या है, ठीक है। हॉटलाइन के माध्यम से बातचीत चल रही है ना। देखो हॉटलाइन के बारे में हमने भी रिसेंटली काफ़ी हद तक डिस्कशन किया था और हॉटलाइन के इंस्टॉल करने के बारे में रिसेंटली काफ़ी चर्चा हुई है कि हाँ हॉटलाइन को इंस्टॉल किया जाएगा। हॉटलाइन का मतलब है एक डायरेक्ट टेलीफोन की सुविधा है, ठीक है। इधर से हमारी जो आर्मी है वो उधर से PLA मतलब कि जो चाइनीज़ आर्मी है उनसे डायरेक्ट यहाँ पर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन कर सकती है, टेलीफोन पर बातचीत कर सकती है, ठीक है। तो टेलीफोन लाइन की एक डायरेक्टली सुविधा है और जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं। ये आपको लगभग 6 जगह पर देखने को मिलेगा। जो पूरा LAC वाला रीजन है ना, वहाँ पर आपको 6 जगह पर ये देखने को मिलता है, ठीक है। और उनके माध्यम से हम लोग जो है बातचीत कर सकते हैं चाइना से, और चाइना से बातचीत इसी बात पर की जा रही है कि उस लड़के को वापस से जल्द लाया जाए, ठीक है। क्लियर हुआ? और ये जो मुद्दा उठा उसके बाद यहाँ पर जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, ठीक है, राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट वगैरह निकल कर आया है, वो बात अलग है, वो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगा। देखो आर्टिकल में कितनी सारी चीज़ें थी जानने के लिए, आपने तवांग के बारे में भी जाना, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जाना, उसके बाद यहाँ पर आपने हॉटलाइन के बारे में जाना, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर छुपी हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। अब आपको ये वाला जो आर्टिकल नजर आ रहा है ये यहाँ पर डेपुटेशन को नजर आ रहा है, ठीक है। अब सेंट्रल डेपुटेशन क्या होता है, IAS कार्डर क्या होता है, ये आर्टिकल कल भी चर्चा में था और बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रहा है। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे? क्योंकि आज इसको एडिटोरियल पर कवर किया गया है। एडिटोरियल पे ऑथर ने सारी चीज़ें समझाई हैं कि आखिरकार ये चर्चा में क्यों आ चुका है, क्या डिस्प्यूट नज़र आ रहा है और इसका सुधार कैसे होगा, ठीक है। अगर सुधार नहीं हुआ तो लोग यहाँ पर IAS ज्वाइन करने की बजाय अपने स्टेट PCS को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे आखिरकार ये विवाद चल क्या रहा है। स्टेट्स और सेंटर के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है, खासकर सेंट्रल डेपुटेशन यानी कि IAS ऑफिसर्स को लेकर। IAS ऑफिसर्स का एक सेंट्रल डेपुटेशन होता है, वो सब मैं आपको समझाऊंगा आगे। उसका ये आर्टिकल है, इसको हम थोड़ी देर में कवर करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर कर लें। तो नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है GS पेपर 3 डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चर्चा की गई है जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल का एक एक्सटेंडेड रेंज की टेस्टिंग की गई है DRDO के थ्रू, तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेप देखने को मिलेगा। तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, इसकी टेस्टिंग कर ली गई है। इस पूरे मिसाइल को बनाया गया है इंडिया के थ्रू, खुद यहाँ पर हमने इसको डेवलप किया है रशिया के साथ मिलकर। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आगे मैं आपके इसके बारे में बताऊंगा। तो टेस्टिंग कहाँ से की गई? ओडिशा से यहाँ पर ये टेस्टिंग की गई थर्सडे मॉर्निंग पर। तो उसके बाद आज फ्राइडे में ये आर्टिकल चर्चा में आया है, ये पिक्चर रिलीज़ करी गई है। अब मैं आपको ब्रह्मोस के बारे में बता देता हूँ। देखो बस इतनी सी कहानी इस आर्टिकल में बताई गई है। अब ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं, क्योंकि बस इतने से यहाँ पर कुछ आपका काम होने वाला नहीं है, ठीक है। इस आर्टिकल में से तो डेफिनेटली यहाँ पर एग्जामिनेशन में कुछ नहीं पूछने वाले, लेकिन आपको ब्रह्मोस के बारे में और भी बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए जो कि प्रीलिम्स में डेफिनेटली आपसे पूछी जा सकती है। तो ब्रह्मोस क्या है? बेसिकली ब्रह्मोस एक जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर मतलब दो कंट्रीज मिलकर इसको आपस में बना रही हैं। वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? भारत और रशिया। भारत का DRDO यहाँ पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रशिया का NPOM है, दोनों मिलकर यहाँ पर इस ब्रह्मोस को बनाया है, ठीक है। अब ये जो नाम है ब्रह्मोस, ये कैसे रखा गया? ये नाम रखा गया है दो नदियों के ऊपर, इंडिया की ब्रह्मपुत्र रिवर और रशिया की मॉस्कवा रिवर, ठीक है। तो इन दोनों के नाम पर इसका ब्रह्मोस का नाम रखा गया है, ध्यान रखना इसके बारे में। प्लस बताया गया ये जो पूरा मिसाइल है इसके अंदर आपको 2 स्टेज देखने को मिलेंगी। एक स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन है और दूसरे स्टेज में यहाँ पर लिक्विड रामजेट टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले प्रोपेलेंट इंजन के बारे में। देखो प्रोपेलेंट होता क्या बेसिकली, यहाँ पर ये फ्यूल कहलाता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको अच्छे से देखें एक बार तो एग्जैक्टली देखो जो प्रोपेलेंट होता है वो यहाँ पर उसको हम लोग बोलते हैं कि लिक्विड, सॉलिड या हाइब्रिड, किसी भी कंडीशन में हो सकता है। प्रोपेलेंट बेसिकली केमिकल मिक्सचर होता है जिसको जलाया जाता है, जलाने के बाद रॉकेट को पावर मिलती है और रॉकेट यहाँ पर फिर उसके बाद वो उड़ता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो रॉकेट के अंदर एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर होता क्या है प्रोपेलेंट में,
एक केमिकल मिक्सचर होगा जिसको जलाएंगे, जिसमें यहाँ पर क्या होगा, रॉकेट को थर्स्ट मिलेगा। इसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, मतलब जो फ्यूल होगा, फ्यूल तो होगा साथ ही साथ ऑक्सीडाइजर होगा। ऑक्सीडाइजर क्या होता है, जो कि ऑक्सीजन देगा, क्योंकि आपको पता है हमारे पास फ्यूल है, फ्यूल के अंदर आग लगानी है, फ्यूल के अंदर आग लगाओगे तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि रॉकेट जाएगा अंतरिक्ष में। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसमें एक तरीके से ऑक्सीडाइजर लगाना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे दूसरे रॉकेट्स होते हैं जिसमें हम लोग ऑक्सीडाइजर वगैरह लगाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी जगह पर, सॉरी मैं यहाँ पर उसके बारे में बता रहा हूँ, जैसे मिसाइल्स हो गई काफ़ी सारी, हम लोग ना क्या करते हैं उसमें ऑक्सीडाइजर वगैरह क्यों लगाते हैं, ताकि अगर हम स्पेस में जा रहे हैं, स्पेस में ऑक्सीजन मिलेगी नहीं प्रॉपरली। ठीक है, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो फ्यूल कैसे जलाओगे। ठीक है, तो क्या होगा, उसके लिए हमें एक तरीके से ऑक्सीडाइजर जो है वो हेल्प करता है ऑक्सीजन देने के लिए। तो ऑक्सीजन मिलता है, फ्यूल के साथ यहाँ पर मैच होगा, और उसके बाद क्या होगा, हम लोग यहाँ पर वो पावर जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मोस के अंदर। तो आपको यहाँ पर सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल दोनों का सिस्टम देखने को मिलेगा, इसके अंदर आप दोनों ही लेकर चल सकते हैं। क्लियर हुआ ये। उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया कि देखो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये फायर और फॉरगेट प्रिंसिपल पर ऑपरेट करता है। इसका मतलब है आपने फायर कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आपने छोड़ दिया, उसके बाद कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, अपने आप सारी चीज़ों को ये मेंटेन कर लेता है। और ब्रह्मोस की अपने आप में स्पीड बहुत ज़्यादा है, लगभग बोला जाता है मार्क 2.83 की स्पीड देखने को मिलेगी। मतलब एग्जैक्टली आप कह सकते हो कि साउंड की स्पीड से भी काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पीड देखने को मिलती है। आज के टाइम पर हम लोग एडवांस ब्रह्मोस के ऊपर काम कर चुके हैं। आपको मालूम होगा जो रेंज है हम लोगों ने बढ़ा दी है। ठीक है, आज के टाइम पर फोकस किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेंज का ये रॉकेट हमारे पास हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और इसके ऊपर काम किया भी गया है। ठीक है, ये ब्रह्मोस के बारे में 2-4 बातें हैं जो कि आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। और क्या हमारे इंपॉर्टेंट, देखो होता क्या है ना, मैं आपको बराबर आर्टिकल पर लेकर चल रहा हूँ। अभी आजकल आपने देखा होगा एक छोटा सा डिफरेंस क्या है, मैं ज़्यादा जूम नहीं कर रहा हूँ आर्टिकल को। ठीक है, ज़्यादा जूम इन जूम आउट क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार देखो एक इशू रहता है कॉपीराइट का। ठीक है, मतलब एक डर होना रहता है यार कॉपीराइट इशू का। तो अब ऐसा लगता है ना कि देखो अब ऐसा हो क्या रहा है, मतलब ऐसा देखने से लग रहा होगा मैं पूरा न्यूज़पेपर नहीं दिखा रहा हूँ, है ना। तो मतलब हो सकता है कि एक तरीके से ये सॉल्यूशन रहे कि कॉपीराइट कोई इशू आए ना। ठीक है, होता क्या है यहाँ पर देखो, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, इनके जो पब्लिशर्स होते हैं इनके पास कॉपीराइट हैं पूरे इनके। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर वे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दें, तो उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें रुक जाती हैं, फिर आगे चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, वीडियोज़ वगैरह। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं फोकस कर रहा हूँ कि मतलब आर्टिकल को इस तरीके से ऐसे रखा जाए और एग्जैक्टली ये दिखा दिया जाए कि हाँ पूरे न्यूज़पेपर को जूम नहीं किया गया है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हीं को यहाँ पर कवर किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, तो मैं मतलब काफ़ी परेशान हुआ हूँ पिछले 1 महीने में इन सब चीज़ों को लेकर, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पर ऐसे चल रहे हैं चीज़ों को लेकर, देखते हैं आगे कब तक यहाँ पर चीज़ें चलती हैं। प्लस ये हम लोग अभी तो फिलहाल काफ़ी सारी चीज़ें सही कर रहे हैं इस समय। तो यहाँ पर आर्टिकल्स अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ तो ऐसे कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए मे भी। ठीक है, होती है तो आगे उसको मैनेज किया जाएगा, डोंट वरी, वीडियोज़ आती रहेंगी, परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। अब इस आर्टिकल में देखो क्या चर्चा की गई। ये आर्टिकल आपका वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगा। हुआ क्या है, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं जिनका नाम है एस रंगनाथन, तो अभी यहाँ पर इनकी डेथ हुई है, इसी वजह से यहाँ पर चर्चा में देखने को मिलेंगे। चेन्नई में इनका जन्म हुआ था, इनके बारे में, इनके प्रोफाइल के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, तो देखो वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, लेकिन आपसे यहाँ पर यूपीएससी बहुत मुश्किल है इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछता। अगर आप लोग पिछले 25 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, याद दिला देता हूं मैं, कल भी आप लोगों ने काफ़ी सारे लाइक्स पहुंचा दिए 5000 के आसपास। अभी तक यहाँ पर लगभग 17 जनवरी का एक वीडियो है जिसने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, उस पर 6000 लाइक्स हैं। ठीक है, मतलब इस चैनल का मोस्ट लाइक्ड वीडियो है वो, जहाँ पर 6000 लाइक्स हैं, वो 17 जनवरी का है। तो आज यहाँ पर भी आपको रिकॉर्ड तोड़ना है, यहाँ पर भी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स पहुँचाने। देखो 5000 यार पहुँचा दिया करो, एक सपोर्ट मिलता है, वीडियो भी आगे तक बढ़ता है, जैसे मैं रोज़ाना आप लोगों से बोलता हूँ। ठीक है, कोई चार्ज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ क्या लगना है, 1 सेकंड लगना है और एक लाइक का बटन दबाना है। तो आते हैं पेज नंबर 11 पर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे एक आर्टिकल देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल में रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट्स के बारे में चर्चा की जा रही है। और आपको मालूम होगा रशिया यूक्रेन का डिस्प्यूट हम इतनी बार पढ़ चुके हैं कि आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अभी इस आर्टिकल में एक अपडेट आया, अपडेट ये आया है, यूएस ने वार्निंग दी है रशिया को। क्या वार्निंग दी, अगर रशिया यूक्रेन को इन्वेड करेगा, क्योंकि यूएस बोलता यह है रशिया ने यूक्रेन के इर्द गिर्द, यूक्रेन के बॉर्डर पर अपने बहुत सारे सोल्जर्स को डिप्लॉय कर दिया है, बहुत सारे सोल्जर्स को तैनात कर दिया है। तो यूएस यहाँ पर वार्निंग देता है रशिया यूक्रेन को इन्वेड ना करे, क्योंकि यहाँ पर यूएस का मानना है कहीं ना कहीं रशिया कब्जा लेगा यूक्रेन को। ठीक है, तो इसी वजह से यूएस ने रशिया को वार्निंग दी, और वार्निंग ये दी है कि आप लोग यहाँ पर इन्वेड नहीं करोगे यूक्रेन को। अगर यूक्रेन को इन्वेड किया जाएगा
तो फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूएस हो गया या यूएस के बहुत सारे एलाइज हो गए, उनकी तरफ से रशिया बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने वाला है, ऐसा यहाँ पर यूएस का स्टेटमेंट निकल कर आया। तो व्हाइट हाउस ने इन सारी चीज़ों को क्लैरिफाई किया। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन करी हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया है कि अगर रशिया यहाँ पर कोई भी ऐसा इंकर्शन करेगा, कोई भी यहाँ पर ऐसा यहाँ पर काम करेगा यूक्रेन के साथ या फिर कब्जाने की कोशिश करेगा, तो यूएस की साइड से एक सीवर रिस्पॉन्स नजर आएगा और एक तरीके से यूएस या फिर उसके जो अलायंस हैं वो सब मिलकर रशिया के अगेंस्ट में यहाँ पर स्टेप उठाएंगे। और वो कैसे स्टेप हो सकते हैं वो आगे आने वाली बात है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर देखने को मिला है। प्लस रशिया ने इसके रिस्पॉन्स में क्या बोला है, रशिया ने बोला है कि देखो आपका जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस नेटो को एक्सपेंड करना बंद करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बोला यह जाता है कि जो नेटो है उसको लगातार एक्सपेंड कर रहे हैं। नेटो आज के टाइम पर काफ़ी बढ़ चुका है और बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ऐड होती जा रही हैं। एग्जैक्टली वो कंट्रीज़ जो कि पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करती थी, ठीक है, तो आज के टाइम पर वो नेटो के पास जा रही हैं। तो रशिया यहाँ पर बोलता है कि भाई नेटो को एक्सपेंड करना बंद करो, क्योंकि आज के टाइम पर जो यूक्रेन है ना, यूक्रेन भी यही बोलता है कि देखो मुझे नेटो का मेंबर बनना है, ठीक है। तो क्या है, रशिया ये चीज़ को पूरी तरह से अपोज करता है। रशिया बोलता है यूक्रेन को मैं नेटो का मेंबर नहीं बनने दूंगा। तो इस प्रकार के डिस्प्यूट्स आपस में इंटरनेशनल लेवल पर नजर आ रहे हैं। देखो इस वाले डिस्प्यूट को अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करना है तो कल मैंने एक एडिटोरियल कवर किया था जिसमें चर्चा ये हो रही थी व्हाट एग्जैक्टली जो व्लादिमीर पुतिन है ये चाहते हैं, ठीक है, मतलब व्हाट व्लादिमीर पुतिन वांट्स करके एक आर्टिकल आया था, बहुत डिटेल में मैंने डिस्कशन किया था। और प्लीज़ कल जाकर वो वाला मतलब कल वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। कल वाला वीडियो मतलब इसी चैनल पर मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लेना। थोड़ा सा आगे बढ़ाना, डायरेक्ट एडिटोरियल पर जाना। पहला एडिटोरियल मैंने जो डिस्कस किया था वो वही वाला डिस्कस किया था। मैं प्लीज़ कह रहा हूँ जाकर ज़रूर देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। एग्जैक्टली रशिया के साथ क्या हुआ है, सोवियत यूनियन के साथ क्या हुआ है, प्लस सोवियत यूनियन कैसे टूटा, फिर उसके बाद यहाँ पर कैसे आज के टाइम पर वेस्टर्न पावर्स बढ़ चुकी हैं, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी। तो प्लीज़ जाकर एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। अब देखो एक आर्टिकल है छोटा सा, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। कैसे होगा इंपॉर्टेंट आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर चर्चा की गई है हैवेना सिंड्रोम के बारे में। हैवेना सिंड्रोम क्या है हम लोग समझेंगे। अभी देखो एक रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट ने बताया देखो हैवेना सिंड्रोम में कोई भी फॉरेन पावर नज़र आएगी नहीं, ऐसा बताया गया। अब ये फॉरेन पावर नज़र आ नहीं आएगी, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। एग्जैक्टली एक सेकेंड रुक जाओ। पहले तो मैं आप लोगों को ये हैवेना सिंड्रोम के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली एक बीमारी है, एक डिजीज़ है और बहुत खतरनाक। यहाँ पर कोई बिना मतलब देखो एक तो होता है कि इंजरी हो जाती है बॉडी पर, इंजरी हो गई, चोट लग गई, उसके बाद दर्द हो रहा है। यहाँ पे कोई इंजरी नहीं होती, बिना इंजरी के बहुत विकट तरीके से दर्द होता है, सर में दर्द होता है, मेमोरी लॉस होती है। वो क्या है एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। तो हैवेना सिंड्रोम एग्जैक्टली क्या है, हैवेना सिंड्रोम को बोला जाता है यहाँ पर एक तरीके से मेंटल हेल्थ को यहाँ पर ये अफेक्ट करता है। यूएस के यहाँ पर ऑफिशियल्स हुआ करते थे, यूएस के बहुत सारे ऑफिसर्स थे जिनको सबसे पहली बार यहाँ पर ये हैवेना सिंड्रोम हुआ था। अब ये जो नाम हैवेना ये बिलोंग करता है क्यूबा से, ठीक है। क्यूबा कंट्री आज आप लोग को मैप में देखनी है और क्यूबा का जो कैपिटल है वो यहाँ पर हैवेना देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना। क्यूबा का कैपिटल हैवाना में है। यूएस के बहुत सारे सोल्जर्स हैवाना में डिप्लॉय किए गए थे और वहीं पर यूएस के जो सोल्जर्स हैं उनके ऊपर ये हैवेना सिंड्रोम देखने को मिला। इसी वजह से नाम इसका हैवेना सिंड्रोम रख दिया गया। अब इसके अंदर होता क्या है, बोला जाता है पहले यहाँ पर कानों में कुछ सन 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 करके एक आवाज़ आती है। आवाज़ आने के बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंसान का जो माइंड है वो काम करना बंद कर देता है, सर में बहुत तेज़ दर्द होता है, मेमोरी लॉस हो जाती है, डिजीनेस सी नज़र आती है, ठीक है, और इस प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं। मतलब एक इंसान की जो मेंटल हेल्थ है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है इस हैवेना सिंड्रोम के अंदर। अब 2016 के अंदर सबसे पहली बार इसको रिपोर्ट किया गया। कहाँ पर, क्यूबा की कैपिटल हैवाना के अंदर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इसी वजह से इसको हैवाना सिंड्रोम बोला गया है। यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल रहा है, चक्कर आना प्लस सर में दर्द होना, डिजीनेस देखना, आपको मेमोरी लॉस हो रहा है, ठीक है, आप सही से सुन नहीं पा रहे हो, आपको नींद नहीं आ पा रही है, ठीक है, और कानों में एक तरीके से सनसन वाली आवाज़ आ रही है, तो इसको हम लोग हैवाना सिंड्रोम बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बोला गया कि देखो यूएस इसके रिगार्डिंग कैसा रिस्पॉन्ड करा है। देखो यूएस का कहना यह है कि इसके पीछे कोई पावर है, ठीक है, इसके पीछे यहाँ पर कोई यहाँ पर कंट्री है जो कि ये हैवाना सिंड्रोम करके एक तरीके से यहाँ पर ये अटैक कर रही है, ऐसा बताया गया। लेकिन बाद में जो बहुत सारे ऑफिसर्स हैं या फिर बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं या एक तरीके से आप कह सकते हो साइंटिस्ट हैं, इनका कहना यह है देखो यहाँ पर एक तरीके से ये भी हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में है, अपने मिशन पर है, और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहने की वजह से भी उसके दिमाग पर ये अफेक्ट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है किसी कंट्री ने अटैक किया हो। लेकिन दिसंबर 2020 में एक रिपोर्ट आती है नेशनल अकेडमिक्स ऑफ साइंस के थ्रू, इन्होंने बोला ये एक डायरेक्ट एनर्जी बीम है। डायरेक्ट एनर्जी बीम मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना वेव वेपन, वेव वेपन का इस्तेमाल किया गया है। अब वेव वेपन क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ उसके बारे में भी। देखो यहाँ पर एक पिक्चर आप लोगों को मिल जाएगा।
एग्जैक्टली ये देखो, जो हैवेनर सिंड्रोम होता है वो क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, आपके ब्रेन के अंदर इफेक्ट पड़ेगा, हेडेक होगा, साउंड नहीं आएगी, ठीक है, थकान होगी, उसका यहाँ पर प्रेशर आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया मतलब नींद वगैरह की प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाती है इसके अंदर, डिप्रेशन सा यहाँ पर पूरा का पूरा फील होता है। अब होता क्या है, यहाँ पर बोला जाता है हैवेनर सिंड्रोम एक तरीके से पेन विदाउट इंजरी है। यहाँ पर एक तरीके से कोई इंजरी बाहर से तो हुई नहीं है, लेकिन दर्द बहुत होता है शरीर के अंदर। ऐसा कैसे? तो यहाँ पर बोला जाता है देखो, इसके पीछे एक वेव है, जो आपको पता होगा माइक्रोवेव होता है ना। माइक्रोवेव के बारे में आपको पता है। माइक्रोवेव में जब आप लोग कोई बर्तन डालते हो, ठीक है, उसमें आपने कुछ यहाँ पर फूड को कुक करना है, तो क्या करते हो, एक तरीके से बर्तन के अंदर आपने फूड रखा, उसका कुक किया, होता क्या है, बर्तन को बाहर से कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन अंदर खाना पक जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये आपको वेव वेपन देखने को मिलता है। तो वेव वेपन क्या है, आई होप आप लोग क्लियर कर चुके होंगे। यहाँ पर एक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है इंसान की बॉडी के ऊपर, और इंसान की बॉडी के बाहर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बॉडी के अंदर बहुत कुछ यहाँ पर अफेक्ट कर दिया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं हैवेनर सिंड्रोम। क्लियर हुआ? तो अभी बहुत सारी यहाँ पर यूएस हैं, यूएस की गवर्नमेंट्स के बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं, उनका कहना यह है कि यहाँ पर ये किसी कंट्री के थ्रू अटैक किया जाता है। लेकिन अभी रिपोर्ट आती है कि देखो यार, कोई भी बाहर का यहाँ पर इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये ऐसा भी हो सकता है कि जो बहुत सारे लोग हैं काफ़ी प्रेशर में रहते हैं, अपने मिशन पर रहते हैं, तो इसकी वजह से भी ये सारी अफेक्ट देखने को मिल सकता है, ये एक तरीके से उनको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। क्लियर हुआ? तो ये था इस आर्टिकल के अंदर। नेक्स्ट आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा, चर्चा की गई है जो यूएस का वॉरशिप है वो साउथ चाइना सी से गुजरा और फिर चाइना इसके पीछे लग गया। अब यार ये देखो, ये आर्टिकल मतलब ऐसा है कि मतलब छोड़ भी सकते हो, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आप लोगों को बताता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या क्या है। यहाँ पर पहले आप लोग ये देख पाओगे, ये वाला मैप, इसमें आपको नजर आएगा ऊपर चाइना, ठीक है, चाइना के नीचे आपको साउथ चाइना सी नजर आएगा। एग्जैक्टली यहाँ पर ये साउथ चाइना सी, नाम चाइना ने बोला है कि ये पूरा सी हमारा है, इसी वजह से इसको साउथ चाइना सी बोला जा रहा है। ठीक है, ये पूरा सी हमारा है, चाइना पूरा सी को क्लेम करता है, पूरे समुद्र को क्लेम करता है। और पता है इसकी हरकतें क्या है यार आपको, वो अभी तो देखा है ना, इंडिया के साथ क्या क्या डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। तो क्या हुआ, यूएस का एक जहाज़ यहाँ से निकल गया, साउथ चाइना सी से यूएस का एक जहाज़ निकल गया पैरासल आइलैंड्स के आसपास। पैरासल आइलैंड्स यहीं पर आसपास कहीं देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हुआ, और चाइना ने फिर अपने यहाँ पर पीछे पीछे जो एक तरीके से नेवी है वो लगा दी थी। हालांकि वार्निंग वगैरह दी गई है यूएस को वार्निंग दी कि भाई यहाँ पे हमारे एरिया से बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे बोला जा रहा है यूएस की साइड से, देखो ये कोई यहाँ पर क्लेम किया जाता है बस खाली, ये चाइना का सी एग्जैक्टली है नहीं। और यूएस यहाँ पर देखो पहले भी कर चुका है, यूएस यहाँ पर एक करता रहता है। यूएस बहुत सारी कंट्रीज़ के टेरिटोरियल वाटर से निकलता है, इंडिया के साथ भी रिसेंटली आपको पता है पिछले साल ये काम हुआ था, है ना। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये बोला गया। तो साउथ चाइना सी कहाँ पर एग्जैक्टली ये देख लेना। तो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। यूएस का शिप यहाँ से निकला थर्सडे में और चाइना ने एक तरीके से इनको वार्निंग दी, जिसकी वजह से एक टेंशन जो है थोड़ी सी बढ़ चुकी है दोनों कंट्रीज़ में। और टेंशन ये पहले से बड़ी हुई है, कोई ज़्यादा यहाँ पर नई बात देखने को मिलेगी नहीं। उसके बाद जो हमारा पेज नंबर 12 है, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन, आप देख पाओगे यहाँ पर एक भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, पूरा पेपर आप लोग रीड कर सकते हो पॉज करके, एक भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं नजर आएगा जो कि एग्जामिनेशन में आप लोग को हेल्प करे। अगला एक और आर्टिकल है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो आपको ये देखने को मिलेगा। अभी आपको पता है इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो शिफ्ट कर दी गई है, जकार्ता से यहाँ पर शिफ्ट की गई है नुसांतरा में। तो बताया गया कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, जकार्ता के साथ क्या दिक्कत है, ठीक है, क्यों ऐसा काम किया गया। ये जो बिल है, ये जो पास किया गया है, एक तरीके से ये जो बिल इंडोनेशिया की पार्लियामेंट के अंदर अप्रूव किया गया है, ये क्यों किया गया है? क्योंकि आप कह सकते हो एक कंट्री अपने राजधानी को बदल रही है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है इंटरनेशनल लेवल पर। तो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा जो भी इस आर्टिकल के अंदर मेंशन है कि आखिरकार यहाँ पर इंडोनेशिया ने किया क्या है, ठीक है। तो आर्टिकल आपका जीएस पेपर 1 और 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सिलेबस में हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन का टॉपिक ये देखने को मिलेगा। तो क्या एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है? बिल्कुल एनवायरमेंट से रिलेटेड ही टॉपिक है। तो हाल ही में क्या हुआ है, इंडोनेशिया के पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया और अप्रूव कर दिया कि अब जो इनकी कैपिटल है, पहले जकार्ता हुआ करती थी, अब ये जकार्ता कैपिटल इनकी हुआ नहीं करेगी। जकार्ता से ये लोग शिफ्ट हो चुके हैं कहाँ पर? नुसांतरा पे, ठीक है। कहाँ पे? नुसांतरा पे। नुसांतरा एक जगह आपको देखने को मिलेगा बोर्नियो आइलैंड पर, ये थोड़ी सी दूरी पर जगह है, मैं आप लोगों को अभी मैप में दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन क्या ये चर्चा कोई नई है? बिल्कुल नहीं। देखो हुआ क्या था, 2019 में इसकी चर्चा वहाँ के जो प्रेसिडेंट है जोको विडोडो, इनके थ्रू कर दी गई थी कि मतलब कैपिटल हमें बदल देनी चाहिए। अब इनका कहना यह है कि कैपिटल क्यों बदलनी चाहिए, देखो इसके पीछे कारण क्यों है, कारण क्या क्या है उसके पीछे के कि यहाँ पर एक राजधानी को चेंज किया जा रहा है। पहला कारण यहाँ पर इसको लिख लेना, ठीक है, मेंशन करना कि जो ये जकार्ता है, जकार्ता के अंदर आज के टाइम पर आप देख पाओगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं और क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है।
ठीक है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि देखो गर्मी काफ़ी बढ़ी, पोल्यूशन इन्होंने करा ही खूब है, ठीक है, पोल्यूशन खूब बदतर तरीके से बढ़ा है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया एक आइलैंड कंट्री है, आसपास इसका समुद्र आपको देखने को मिलेगा। और हुआ क्या, जो ये जकार्ता वाला एरिया है ये आपको बिल्कुल आइलैंड के पास, सॉरी समुद्र के पास देखने को मिलेगा। बोला ये जा रहा है कि समुद्र का स्तर ना यहाँ पर बढ़ रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, बस इतना सा यहाँ पर एक कंसर्न देखने को मिलेगा। पहला कारण क्या है, पहला कारण यही है कि समुद्र का स्तर इस जकार्ता वाले एरिया पे बढ़ता जा रहा है और 2050 तक ये पूरा जकार्ता डूब ना जाए। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। नुकसान क्यों होगा, क्योंकि आज के टाइम पर इस पूरे जकार्ता वाले एरिया में लगभग 30 मिलियन के आसपास की आबादी रह रही है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक तरीके से एरिया ये काफ़ी आगे निकला हुआ देखने को मिलेगा। ऐसा बताया गया, बहुत सारी आबादी रहती है, बहुत सारे पोल्यूशन वगैरह भी यहाँ पर इस आबादी ने यहाँ पर किया है। मैं आप लोगों को मैप में दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडोनेशिया हुआ, ठीक है, इंडोनेशिया में आपको जकार्ता बिल्कुल साइड में ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर बोला गया ये समुद्र का स्तर जो है बराबर में समुद्र का स्तर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से आज के टाइम पर ये प्रॉब्लम्स उठ रही हैं। और इन्होंने अब कैपिटल को कहाँ पर शिफ्ट किया है, तो अब ये कैपिटल जकार्ता से उठकर चली गई है यहाँ पर। देखो ये एक प्रोविंस है पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं कालीमंतन प्रोविंस। कालीमंतन प्रोविंस में आपको ये वाला जो रीजन देखने को मिलेगा, ये बेसिकली एक नई कैपिटल है इंडोनेशिया की और उसका नाम रखा गया है नुसांतरा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ, आपने लोकेशन भी इसकी देख ली है। अब पहला कारण तो पता चल गया कि क्या है और उसकी वजह से यहाँ पर कैपिटल को ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरा कारण यह है जकार्ता आज के टाइम पर ओवर क्राउडेड हो चुका है, ठीक है, जगह कम पड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा लोगों की यहाँ पर जनसंख्या बढ़ चुकी है और ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने की वजह से पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो पोल्यूशन भी इंक्रीज़ हो चुका है। जकार्ता जब से यहाँ पर सारी जो ये इंडोनेशिया जब से यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट हुआ है तब से जनसंख्या लगातार बढ़ी इस वाले एरिया में, प्लस पोल्यूशन भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ। फिर उसके बाद ये लोग क्या बताते हैं, उसके बाद बोलते हैं देखो जो अभी हम लोग नई कैपिटल बना रहे हैं, मतलब इंडोनेशिया एक नई कैपिटल जो बना रहा है, उस नई कैपिटल की जगह बहुत ज़्यादा है। लगभग आप देख पाओगे जगह बहुत ज़्यादा है और प्लस वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से काम किया जा सकता है। आगे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के ऊपर हम लोग अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। और जो हमारा पुराना वाला एरिया देखने को मिलता है, यानी कि जो जकार्ता वाला एरिया है, ये जगह तो छोटी है और आबादी ज़्यादा है, तो उल्टा है यहाँ पर। तो इसी वजह से हम लोग एक नई कैपिटल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये दूसरा रीज़न यहाँ पर इंडोनेशिया के थ्रू दिया गया। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर इंडोनेशिया ने और क्या बोला, इन्होंने बोला जो नई कैपिटल है नुसांतरा, ये बेसिकली एक तरीके से कालीमंतन प्रोविंस पर देखने को मिलेगा। मैंने आपको अभी वो प्रोविंस भी अच्छे से मैप में दिखाया और बोला गया इसके आसपास आपको मलेशिया, ब्रुनेई जैसी कंट्री भी देखने को मिल जाएंगी। अब पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या ये दुनिया में पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, अपनी राजधानी बदल दी है? तो ऐसा नहीं है। आप लोग देख पाओगे इंडोनेशिया पहली कोई कंट्री नहीं है, मलेशिया भी है। मलेशिया ने यहाँ पर क्या किया था, अपना जो एक तरीके से पूरा सरकार है ये पुत्रजय से हटाकर कुआलालंपुर लेकर गए 2003 में। उसके बाद म्यांमार में भी यही काम हुआ। म्यांमार में भी इन्होंने क्या किया, नाइपैदो से हटाकर रंगून पहुँचाया। सारा पूरा इनका पूरा जो गवर्नमेंट का सिस्टम है 2006 में ये काम किया गया। तो क्या हुआ, कैपिटल यहाँ पर लगातार बदली गई है बहुत सारे कंट्रीज़ के थ्रू भी, तो आपको ध्यान रखना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि आर्टिकल के अंदर बताया गया है, वो है सी लेवल राइज के बारे में, ठीक है। और अभी हमने इसको देखा ही था, जो सी लेवल राइज है मतलब समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। तो अपने आप में इतनी बड़ी दिक्कत है ये कि लोगों को कैपिटल बदलना पड़ रहा है, बिल्कुल अपने आप में एक बहुत बड़ी परेशानी है। जब सी लेवल राइज आपने नाम से समझ लिया, समुद्र का स्तर इंक्रीज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट पड़ रहा है। समुद्र का स्तर कब बढ़ेगा, जब गर्मी बढ़ेगी। आप कहोगे गर्मी बढ़ेगी, हाँ ऐसा ही होगा। और गर्मी बढ़ेगी जिसको हम लोग क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। अब गर्मी बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट होंगे, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे। अब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो वो पानी कहाँ पे जाएगा, ठीक है। जब हमारी बर्फ़ पिघल रही है तो वो पानी यहाँ पर समुद्र के अंदर उतरेगा। अब समुद्र के अंदर उतरेगा तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आज के टाइम पर देखने को मिली। तो ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं और उसके बाद जो हमारा पूरा ग्रीनलैंड है, एंटार्क्टिक की आइस शीटें हैं, वो सब पिघल रही हैं और बहुत सारी आइस शीट पिघल चुकी है, बहुत सारी बर्फ़ आज के टाइम पर पिघल चुकी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ बन चुकी है, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो समुद्र का स्तर है उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है। अब जब बर्फ़ पिघलेगी, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, तो इससे काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी। और इनफैक्ट दिक्कत क्या आएगी, सबसे बड़ी दिक्कत तो उनको आएगी जो आइलैंड नेशंस हैं, जो समुद्र के बीचों बीच यहाँ पर बसे पड़े हैं, ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। जैसे कि यहाँ पर इंडोनेशिया को भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है आज के टाइम पर, इनको अपनी कैपिटल बदलनी पड़ी। अब उसके बाद क्या बताया गया कि आज के टाइम पर जो ये सी लेवल रेट है ये कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो बताया यह गया एक रिपोर्ट के थ्रू। एक रिपोर्ट है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, अभी 2021 में रिपोर्ट आई थी। इन्होंने बताया जो सी लेवल राइज है इसको हम लोग अगर 1901 से कंपेयर करें तो लगभग 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है,
तो आप अपने आप में इमेजिन कर सकते हो कि 3 गुना ज़्यादा सी लेवल बढ़ चुका है पिछले लगभग 1000 सालों में। और अब तो ना जो पोल्यूशन वाली सिचुएशन है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब ये जो कैपेसिटी है बर्फ़ पिघलने की, ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा हो रही हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, हमें एनवायरमेंट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज़ ऐसी सिचुएशन हम लोगों के पास आती रहेगी, जैसा कि आज के टाइम पर इंडोनेशिया फेस कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नाउ आते हैं डायरेक्टली एडिटोरियल्स पर। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को। पहला एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डिस्कस करने वाले हैं हम लोग सेंटर डेपुटेशन के बारे में, प्लस अभी जो आईएएस काडर रूल्स हैं इसके अंदर अमेंडमेंट करने के बारे में चर्चा की गई है। अमेंडमेंट को प्रपोज किया गया है हमारी केंद्र सरकार के थ्रू, लेकिन ऑथर यहाँ पर लिखते हैं आपको ये अमेंडमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप ये अमेंडमेंट करोगे तो हमारी केंद्र सरकार काफ़ी घाटे में जाने वाली है। तो डिस्कस करेंगे ऑथर आखिरकार एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर कोविड कंपनसेशन के बारे में चर्चा करता है। एक ओवरव्यू दे दूंगा, इस आर्टिकल में कुछ ज़्यादा डिटेलिंग वाली बात है नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल ये है, ये हमारे कुछ ज़्यादा काम का है नहीं। यहाँ पर इन पर्सनैलिटी के बारे में काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है, तो आप लोग इसको रीड कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई खास ऐसा देखने को मिलेगा नहीं। और यहाँ पर उसके बाद देखो आज फ्राइडे है, और फ्राइडे में क्या होता है, जो अगला पेपर है यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं आता, यहाँ पर एक इंटरव्यू आता है। और इंटरव्यू आप देख पाओगे, ये 2 व्यक्तियों के बीच में इंटरव्यू देखने को मिलेगा। इस इंटरव्यू को चाहो तो आप लोग रीड कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ दोगे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 2 व्यक्तियों के बीच में एक इंटरव्यू है, ये हर फ्राइडे में आता है, इसको आप लोग को छोड़ना होता है। उसके बाद एक आर्टिकल आप लोग यहाँ पर ये देख पाओगे, ये बात करता है प्रेस फ्रीडम के बारे में। आज के टाइम पर जो कश्मीर प्रेस क्लब है इसको शट डाउन किया गया, तो अपने आप में कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट को एक तरीके से कर्ब किया जा रहा है। जो एक तरीके से फ्रीडम ऑफ प्रेस है बेसिकली, वो यहाँ पर कंट्री के अंदर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस आज के टाइम पर हम लोग के प्रेस को देखने पड़ते हैं, वो सब भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पहला तो आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। आते हैं इस पर। तो देखो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये सारी मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दी है, नीचे की साइड आप लोग को ये नज़र आ रही होगी, ठीक है। क्योंकि होगा क्या, आर्टिकल में ज़्यादा चीज़ें मैं डिटेल में नहीं दिखा पाता हूँ, प्लस अगर हम लोग ऐसे देखते हैं तो चीज़ें क्लियर नहीं नज़र आती हैं, लेकिन आपको नीचे पॉइंट्स में चीज़ें क्लियर नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पर क्या बोला गया, देखो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है ऑथर के थ्रू, वो ये दिया गया है कि आज के टाइम पर जो राज्य सरकार के खिलाफ में अगेंस्ट में जो ये अमेंडमेंट लेकर गए गए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, ये अमेंडमेंट की वजह से जो स्टेट्स हैं इनको बहुत बड़ा एक तरीके से नुकसान पहुंचने वाला है, और स्टेट्स के राइट्स का उल्लंघन होने वाला है, ठीक है। स्टेट्स के पास भी तो हक हैं पूरे तरीके से, क्योंकि होगा क्या, इंडिया के अंदर क्या देखने को मिलता है, आपको फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अगर ये आईएएस कैडर रूल्स आगे बढ़ते हैं तो इससे फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा वो वायलेट होगा, ऐसा ऑथर बोलते हैं। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, एग्जैक्टली क्या बोला गया। पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। देखो यहाँ पर कोई आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, आपने यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करी, आप सेलेक्ट हुए, ठीक है, आपने यहाँ पर एग्जाम क्रैक किया। अब उसके बाद क्या होगा, जो आपका पूरा रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग वगैरह, वो सब कौन देखता है, आपका रिक्रूटमेंट हो गया, ट्रेनिंग हो गई, ठीक है, वो सब यहाँ पर केंद्र सरकार देखती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर केंद्र सरकार के अंदर जब आप लोग ट्रेनिंग वगैरह लबासना में सब कुछ अच्छे से कर लेते हो, तो क्या होता है, यहाँ पर जो भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनको अपना अपना कार्डर दिया जाता है। कार्डर मतलब एक जगह दी जाती है, आप इस स्टेट के अंदर इस यहाँ पर जगह में काम करोगे, ठीक है, उनके अपने कार्डर को अलोकेट कर दिया जाता है। तो मतलब सब कुछ काम किया सेंटर ने, केंद्र सरकार ने सारे काम किए, एग्जाम कंडक्ट करवाया, अपॉइंटमेंट किया, ट्रेनिंग दी, उसके बाद कहाँ पर भेज दिया, आपको स्टेट्स में भेज दिया। तो क्या हुआ, सेंटर ने सारा काम करने के बाद सारे आईएएस ऑफिसर्स को कहाँ पे भेज दिया, स्टेट्स के अंदर भेज दिया, राज्य सरकार के अंदर भेज दिया। अब कहोगे इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन होता क्या है, यहाँ पर एक प्रोसेस ये भी आता है सेंट्रल डिप्यूटेशन का। सेंट्रल डिप्यूटेशन का प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको पता होगा जो आईएएस ऑफिसर्स है बिल्कुल राज्यों में तो उनकी ज़रूरत तो है ही, लेकिन साथ ही साथ केंद्र सरकार पर भी यानी सेंट्रल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आईएएस ऑफिसर्स की। क्या ज़रूरत होती है, क्यों आपने देखा होगा सेंट्रल लेवल पर कितनी सारी मिनिस्ट्रीज़ चल रही हैं, बहुत सारी नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज़ वर्क करती हैं। उन मिनिस्ट्रीज़ को हेड करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये ऑफिसर्स चाहिए होते हैं, ठीक है, उन मिनिस्ट्रीज़ को देखने के लिए ऑफिसर्स चाहिए होते हैं। तो सेंट्रल लेवल पर भी आईएएस ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और होता क्या है, इसके लिए स्टेट जो है, एक तरीके से आप कह सकते हो, एग्जाम्पल लेते हैं यूपी का, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यूपी का, ठीक है, तो मान लो यूपी के अंदर 20 आईएएस ऑफिसर हैं, तो यहाँ पर ये यूपी क्या करेगा, एक लिस्ट को तैयार करेगा, एक लिस्ट तैयार करेगा और पूछेगा कौन कौन जाना चाहता है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पर, ठीक है, जो जो अपना नाम दे देगा वो लिस्ट इनके पास तैयार हो जाएगी और वो उठाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे कि भाई ये लोग आना चाहते हैं सेंट्रल लेवल पर, आप लोग चेक कर लो। तो इस प्रकार से जो स्टेट है वो आगे यहाँ पर आईएएस ऑफिसर्स को भेजता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब यहाँ पर बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, केंद्र सरकार ये बोल रही है कि हमारे पास आईएएस ऑफिसर्स का शॉर्टेज हो चुका है, बहुत ज़्यादा कमी है आज के टाइम पर, ठीक है, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट के बेसिस पर जो स्टेट है यानी कि जो हमारी राज्य सरकार है वो मदद कर नहीं रही है,
ठीक है। राज्य सरकार प्रॉपरली काम कर नहीं पाती है। राज्य सरकार क्या कर रही है, प्रॉपरली यहाँ पर एक तरीके से जो ये आईएएस ऑफिसर्स है इनको सेंट्रल डेपुटेशन देती नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सेंटर के थ्रू मुद्दा उठाया गया। फिर उसके बाद जो अब ये अमेंडमेंट रूल्स हैं, इस अमेंडमेंट रूल के अंदर जो पावर्स है वो सेंटर अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है जो ये सेंट्रल डेपुटेशन का प्रोसेस है ये स्टेट से हटाकर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ले ले, ठीक है। जिसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट पर मतलब कोई भी ऑफिसर आईएएस ऑफिसर किसी राज्य से उठाकर सेंट्रल गवर्नमेंट पर लेकर ना आए तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप ही यहाँ पर उस व्यक्ति को ले आएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, अपने हाथ में सारे रूल्स एंड पावर्स लेना चाहती है इस आईएएस काडर को लेकर। क्लियर हुआ, इसी वजह से इसको आईएएस काडर रूल्स बोला गया है। अब मैं आपको आगे अच्छे से समझाता हूँ। देखो इन्होंने क्या बोला, ऑथर यहाँ पर बोलते हैं, देखो हमारे सरदार वल्लभ भाई जी सरदार पटेल जी जो थे, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट किया और ऑल इंडिया सर्विसेज अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इसमें यहाँ पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडिया पुलिस सर्विस, ठीक है। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा, ये सब हमारी ऑल इंडियन सर्विसेज के अंदर ये देखने को मिलती हैं। अब होता क्या है, जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग होते हैं इन सबको रिक्रूट कौन करता है, इनको रिक्रूट अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब केंद्र सरकार रिक्रूट करने के बाद उनको अलॉट कर देती है राज्यों के अंदर। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया, यही चीज़ें ऑथर भी यहाँ पर मेंशन करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे जो सरदार पटेल साहब हैं इन्होंने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक तरीके से बोलते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक बात बोली थी लगभग 10 अक्टूबर 1949 में। और इन्होंने उस समय ये बोला जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, जो हमारी एक तरीके से यूनियन है, यहाँ पे बोला गया उसको चलना चाहिए। इंडिया यूनाइट कब रहेगा, इंडिया यूनाइट तब रहेगा जब इंडिया के पास एक अच्छा ऑल इंडिया सर्विस रहेगा, ठीक है। इंडिया यूनाइट तब तक रहेगा जब एक अच्छा ऑल इंडिया सर्विस रहेगा। अगर ऑल इंडिया सर्विस नहीं है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारी यूनिटी को काफ़ी बड़ा कंसर्न पहुँचेगा। तो सरदार पटेल जी ने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जोर दिया था इस ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर और बताया कि हाँ बिल्कुल ऑल इंडिया सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, ठीक है, खासकर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। अब यहाँ पे आती है कन्वेंशंस के बारे में चर्चा। अब ऑथर बात करते हैं हेल्दी कन्वेंशंस के बारे में। देखो होता क्या है, यहाँ पर प्रोसेस के बारे में बताया गया। होता क्या है, यहाँ पर जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं इनको मैंने आपको बताया क्या किया जाता है, सेंट्रल डेपुटेशन किया जाता है। सेंट्रल डेपुटेशन का प्रोसेस मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, इसी चक्कर में पहले बताया था ताकि आप लोग समझ पाओ। होता क्या है, स्टेट के लेवल पर जब यहाँ पर ऑफिसर्स को भेज दिया गया तो स्टेट बाद में यहाँ पर भेजती है सेंटर के पास, सेंटर अपने पास बुलाता है ताकि जो उनकी मिनिस्ट्रीज हैं उनको भी बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर भी यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जो स्टेट्स हैं, जो राज्य सरकार है वो अपनी तरफ से ऑफर करती थी लिस्ट की यही ऑफिसर हैं जो कि सेंट्रल लेवल पर जाना चाहते हैं, आप लोग देख लो, ठीक है। और खास बात ये भी है, पहले राज्य सरकार कैसे काम करती थी, पहले उन ऑफिसर से पूछती थी क्या आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट पर काम करना चाहोगे, ठीक है। उन ऑफिसर से पूछने के बाद उनको आगे बुलाया जाता था, मतलब आगे उनको रेकमेंड किया जाता था, आगे लिस्ट में उनका नाम दिया जाता था। लेकिन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले उनसे पूछ लिया जाता था। लेकिन आज के टाइम पर जो ये नए रूल्स आ रहे हैं, इन नए रूल्स के अंदर ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ये ज़्यादातर जो पावर्स है वो सेंटर के पास आ जाएंगी। यहाँ पर कोई पूछताछ नहीं, सेंटर अपने हिसाब से काम चलाएगा। तो यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जो स्टेट्स के हक हैं, जो स्टेट्स के राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं वॉयलेट हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। क्लियर हुआ एग्जैक्टली क्या मुद्दा चल रहा है। अब यहाँ पे बात की गई, देखो आज के टाइम पर पॉलिटिक्स इसके अंदर भरपूर मात्रा में भर चुका है। होता क्या है, देखो बहुत सारे राज्यों के अंदर जो एक तरीके से सरकार है वो अलग है, जो हमारी एक तरीके से केंद्र सरकार है वो अलग है, दोनों यहाँ पर गवर्नमेंट अलग अलग देखने को मिलेंगी। इसकी वजह से जो अपोजिट यहाँ पर एक तरीके से गवर्नमेंट सॉरी यहाँ पर जो अपोजिट पार्टीज, अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती हैं बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, उसके बीच में कंसर्न क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो उनके बीच में डिस्प्यूट भी हो जाता है। वो डिस्प्यूट कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो जो हमारी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, दोनों यहाँ पर भिड़ जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। जैसे 2001 के अंदर क्या हुआ था, सेंटर ने, हमारी केंद्र सरकार ने यूनिलैटरली यहाँ पर क्या किया था, 3 आईपीएस ऑफिसर्स को सेंटर लेवल पर बुला लिया था। मतलब देखो पहले ही काम हो चुका है, मतलब सेंट्रल डेपुटेशन का काम किसके पास है, देखो अभी तक सेंट्रल डेपुटेशन का काम स्टेट के पास है कि राज्य सरकार इन सारी चीज़ों को देखेगा, लिस्ट तैयार करेगा, लोगों से पूछेगा कि हाँ आप लोग जाना चाहते हो स्टेट लेवल पर या नहीं। तो राज्य सरकार के पास सारी पावर्स आज के टाइम पर। लेकिन 2001 में जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया, ये सारी पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी। लगभग 3 आईपीएस ऑफिसर्स को अपने आप से यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर बुला लिया। तो एक विवाद यहाँ पे 2001 में बना था ये। उसके बाद 2020 में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। उसके बाद 2021 में भी आपको पता होगा मई 2021 के अंदर भी सारी चीज़ें देखने को मिली है। तो ऐसे चीज़ें देखने को मिली है जहाँ पर सेंटर ने कोशिश करी है अपने हाथ में सारी चीज़ें लेने के लिए।
नाउ अब फाइनली क्या हुआ, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब यहाँ पर लॉस के अंदर अमेंडमेंट करने के बारे में चर्चा कर दी कि जो IAS काडा रूल्स है इसके अंदर हम लोग बदलाव करेंगे। अब बदलाव क्या करेंगे वो यहाँ पर सुनो, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर बदलाव में बोला 4 अमेंडमेंट, 4 बदलाव करेंगे, उसमें से 2 अमेंडमेंट के बारे में ऑथर ने बताया है, ठीक है। पहली बात आप देख पाओगे, पहली बात बदलाव कहाँ पे हो रहा है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। IAS काडा रूल्स 1954 का रूल 6 क्लॉज 1 के अंदर ये बदलाव हो रहा है, ठीक है। और ये जो रूल 6 क्लॉज 1 है ये डेपुटेशन से लेकर ही डील करता है। डेपुटेशन क्या होता है मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं एग्जैक्टली क्या है। तो जो आज के टाइम पर रूल है, यहाँ पर मैंने आपको बताया स्टेट के पास पावर से, देखो ऑथर ने ही बार बार चीज़ें रिपीटेडली बताई हैं, स्टेट के पास पावर देखने को मिलेंगी। लेकिन अब जो ये अमेंडमेंट हो रहा है, अमेंडमेंट के अंदर क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये यहाँ पर अपने हिसाब से चलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर किसी भी ऑफिसर को जो है अपने पास लेकर आ सकती है, एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट पर लेकर आ सकती है। और सबसे बड़ी बात, बिना कुछ पूछे उससे, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, उस व्यक्ति से पूछा जाता था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट पर काम करोगे या नहीं करोगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक तरीके से यहाँ पर ले लेगी उस व्यक्ति को, जो भी जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी तो वो यहाँ पर अपने पास बुला लेगी। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखो ये अमेंडमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए सारी चीज़ें फिक्स कर दी गई हैं। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर मतलब ये जो नए रूल्स आने वाले हैं, नए रूल में पहला रूल यहाँ पर यही बोला गया, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारी राज्य सरकार है, उनके लिए फिक्स कर दिया जाएगा कि आपको इतने नंबर ऑफ ऑफिसर्स हर साल भेजने ही भेजने हैं, ठीक है। तो राज्य सरकार के लिए चीज़ों को फिक्स किया जाएगा कि इतने IAS ऑफिसर्स आपको सेंट्रल लेवल पर भेजने ही भेजने हैं। तो फिक्स नंबर वाला पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बोला गया कि एक तरीके को फिक्स्ड नंबर के साथ साथ आपको फिक्स्ड टाइम भी दिया जाएगा, इतने पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इतने ऑफिसर्स को भेजना पड़ेगा। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको पूछना नहीं है, पहले आप पूछ रहे थे IAS ऑफिसर से, जिससे भी पूछना था कि आप लोग जाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट पर, लेकिन अब यहाँ पर किसी से कुछ पूछना ही नहीं है, ठीक है। तो ये बताया गया। तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल कोई भी अगर IAS ऑफिसर है जो कि नहीं चाहता है सेंट्रल डेपुटेशन करना या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पर जाकर काम करना, तो यहाँ पर तब भी उसको भी भेजा जा सकता है। क्लियर हुआ। ये मैंने आप लोगों को बता दिया एग्जैक्टली कि आज के टाइम पर सिचुएशन कैसे बदल रही है। उसके बाद देखो ऑथर ये बोलते हैं कि बहुत सारे ऑफिसर्स खुद सोचते हैं कि देखो सेंटर लेवल पर भी चीज़ें अच्छी नहीं है। सेंटर लेवल पर आप सोच रहे हो कि एक बड़ा स्तर मिल रहा है, क्यों नहीं जाएगा ऑफिसर। देखो बहुत सारे ऑफिसर को पता है कि हाँ वहाँ पर पुअर वर्किंग कंडीशन है, ठीक है। खासकर जूनियर लेवल पर उस पर पुअर वर्किंग कंडीशन है, कोई ज़बरदस्ती का काम करवाया जाता है, ठीक है। मतलब सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है नहीं। तो इसके बेसिस पर आप कह सकते हो जो IAS ऑफिसर्स है उनका बहुत बड़ा शॉर्टेज आज के टाइम पर देखने को मिलेगा केंद्र स्तर के लेवल पर, ठीक है, जो हमारी केंद्र सरकार है उनके लेवल पर। तो इसी वजह से बहुत सारे ऑफिसर्स नहीं जाना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पर। तो यहाँ पर यही बोला गया है, अगर आप उनको आप ज़बरदस्ती लेकर जाओगे तो इससे एक लॉन्ग टर्म डैमेज हो सकता है, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। अब लॉन्ग टर्म डैमेज क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखो लॉन्ग टर्म डैमेज यहाँ पर यह बताया गया कि होगा क्या, जब ऐसा काम होगा, स्टेट के पास से पावर्स छीनी जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीज़ें चलाएगी, तो जो IAS ऑफिसर्स हैं वो IAS ऑफिसर की बजाय यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो वाले एग्जाम देना चालू करेंगे। मतलब जो ऑफिसर्स हैं वो प्रेफर करेंगे स्टेट सिविल सर्विसेज को, सेंट्रल सिविल सर्विसेज मतलब UPSC को प्रेफर ना करने के बजाय जो भी उनके एक तरीके से राज्य के PCS एग्जाम्स हैं उनको प्रेफर करना पसंद करेंगे, ऐसा यहाँ पर ऑथर के थ्रू बोला गया, ठीक है। तो IAS ऑफिसर की जो आज के टाइम पर यहाँ पर आप कह सकते हो जो एक तरीके से देखने को मिलता है कि हाँ एक सबसे बड़ा एग्जाम है, जो भी यहाँ पर इसकी एक रेपुटेशन देखने को मिलती है वो सब रेपुटेशन बेकार हो जाएगी, ऐसा बोला गया। तो पॉलिटी के अंदर एक काफ़ी बड़ा डैमेज हो सकता है अगर यहाँ पर एक काम किया गया। तो बोला गया जो ऑथर है वो ये बोलते हैं कि जो आपने IAS काडा रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करने के बारे में चर्चा करी है उसको ड्रॉप कर दो, मतलब जो केंद्र सरकार है वो उस रूल को ड्रॉप कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद ऑथर बोलते हैं कि आप लोग एक बार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में तो सोचो, ठीक है। SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस हुआ था 1994 में, वो याद है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो स्टेट्स, जो केंद्र, जो राज्य सरकार है हमारी, उनके पास भी इंडिपेंडेंट पावर्स हैं, ठीक है। उनके पास भी एक बहुत बड़ा एक तरीके से रोल है कि वो यहाँ पर प्ले कर सकें एजुकेशनल पर्पज़ में, कल्चरल लाइफ के अंदर, मतलब एक बराबर स्थल पर एक तरीके से यूनियन के साथ रहना है। फेडरलिज्म का मतलब ही यही है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो दोनों मिलकर काम करें, एक के पास पावर सारी रहे ना। लेकिन हो कह रहा है आज के टाइम पर एक जना अपने पास सारी पावर्स खींच रहा है, तो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो हिट हो रहा है, वो वॉयलेट हो रहा है। तो ऑथर का कहना यह है कि कहीं ना कहीं आप देख पाओगे फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट पूरा वॉयलेट होता हुआ नजर आएगा। क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं कि भाई इसको सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो डिस्प्यूट है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डैमेज कर सकते हैं। तो इसके अंदर सुधार कर लोगे जितना जल्दी उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर हुआ। मैंने आपको सारी चीज़ें इस आर्टिकल की बता दी हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है, हेल्दी कन्वेंशन क्या था, ठीक है, दोनों स्टेट्स और राज्य के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या डिस्प्यूट देखने को मिला, लॉन्ग टर्म डैमेज क्या है, प्लस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं।
उसके बाद अब जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये बात करता है कोर्ट एंड कंपनसेशन को लेकर। तो आपको पता होगा रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जिन भी व्यक्तियों की मृत्यु हुई है कोविड-19 की वजह से उनको एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन देना है, ठीक है, उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करवाना है। देख पाओगे मैंने ये आर्टिकल आपके साथ कल ही डिस्कस किया था, मैंने यहाँ पर ये आर्टिकल कॉपी पेस्ट कर दिया है वैसे तो, ये आप लोग देख पाओगे है ना। कल पेज नंबर 1 पे ये आर्टिकल आया था और मैंने आपसे बोला था ये एडिटोरियल पर आएगा। देखो इसका कोई ज़्यादा महत्व है नहीं तो यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है इसके ऊपर। उसके बाद एक आर्टिकल ये है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। आपको पता होगा हम लोग थंबनेल जो है थोड़ा सा डिफरेंट लेकर चलते हैं ना डेली बेसिस पर। थंबनेल जो है एक दिन पहले मैं तैयार कर लेता हूँ ताकि जो है वीडियो जल्दी अपलोड कर सकूँ, अदरवाइज़ यहाँ पर थंबनेल में काफ़ी टाइम लग जाता था। तो यहाँ पे जो हमने थंबनेल लगाया है वो एक और इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर है। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारा पैसा खर्चा है एक डील के ऊपर, ठीक है। एक आप कह सकते हो जो गेम इंडस्ट्री है उस गेम इंडस्ट्री को खरीदा है माइक्रोसॉफ्ट ने। हम समझेंगे इसके बारे में थोड़ा सा क्योंकि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इस पर आप लोग ये आर्टिकल देख पाओगे है ना। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इतिहास का एक बिगेस्ट एक्विजिशन मतलब एक बिगेस्ट रूप में यहाँ पर पैसा खर्चा है और इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से परचेज़ किया है किसको, एक्टिविजन ब्लिजर्ड को। एक्टिविजन ब्लिजर्ड जो कि गेम्स को बनाता है, आपने एक गेम का नाम सुना होगा कॉल ऑफ ड्यूटी, ठीक है। अब जो ये कॉल ऑफ ड्यूटी है जिसका आज के टाइम पर थंबनेल लगा हुआ है वो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। अब इस कॉल ऑफ ड्यूटी को खरीदा गया है और ये जो डील है अपने आप में बहुत ज़्यादा महंगी डील है, ठीक है। लगभग $68.7 बिलियन की यहाँ पर डील बताई जा रही है। एग्जैक्टली आप कह पाओगे कि अप्रॉक्स 5 लाख करोड़ के आसपास की यहाँ पर ये डील देखने को मिलेगी, जिसमें यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक तरीके से ये दावा रखता है कि आने वाले टाइम पर गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी अच्छे से काम करने वाला है। देखो माइक्रोसॉफ्ट के पास आज के टाइम पर बहुत पैसा है, ठीक है। अब क्योंकि ये जो डील करी गई है बिल्कुल कैश में की गई है और इनफैक्ट आज के टाइम पर पैसा बहुत है, इसलिए बताया जा रहा है कि रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने पहले भी बहुत सारी कंपनीज़ को खरीदने के बारे में यहाँ पर चर्चा की थी, लेकिन अब यहाँ पर फाइनली जाकर एक बहुत बड़ी डील हुई है और बोला है कि अब हम लोग और भी गेम्स को बनाने वाले हैं। आपको पता होगा कैंडी क्रश वगैरह है ना, कैंडी क्रश के बारे में डेफिनेटली पता होगा। कैंडी क्रश को एक्टिविजन ब्लिजर्ड नहीं बनाया है, तो यहाँ पर एक गेमिंग इंडस्ट्री है। अब हो क्यों रहा है, इसको परचेज कर लिया, इससे यहाँ पर एक्टिविजन ब्लिजर्ड को फायदा क्या होगा, देखो बिल्कुल फायदा होगा। एक्टिविजन ब्लिजर्ड बहुत घाटे में चल रही थी। घाटे में क्यों चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर कंसर्न्स काफ़ी सारे देखने को मिल रहे थे, बहुत सारी उंगलियाँ इस कंपनी के ऊपर उठ रही थी। क्यों उठ रही थी, क्योंकि बोला जा रहा था यहाँ पर वेमेन का हैरेसमेंट हुआ है, वेमेन रेप देखने को मिला है। इसी वजह से यहाँ पर क्या है, इनके बॉस को पता था सारी बातें लेकिन तब भी कोई स्टेप नहीं उठाया गया। तो लोग यहाँ पर एक तरीके से एक अलग नज़रिए से इस कंपनी को देखने लगे, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू काफ़ी डाउन होती जा रही थी। नाउ अब माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर पैसा लगाया है और माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर दावा करता है अब गेमिंग इंडस्ट्री में हम लोग भी उतरेंगे। आज के टाइम पर सोनी वगैरह आपको देखने को मिलेगा, वो गेमिंग इंडस्ट्री में टॉप है। माइक्रोसॉफ्ट तीसरे नंबर पर आता है गेमिंग इंडस्ट्री में। अब यहाँ पर गेमिंग इंडस्ट्री में माइक्रोसॉफ्ट भी एक बहुत कुछ करने वाला है, ये आप लोग देखने वाले हो। तो अभी तक यहाँ पर गेमिंग इंडस्ट्री के इतिहास में बहुत बड़ी डील करी गई है माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, इसको ज़रूर ध्यान रख सकते हो। क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग अपने वापस से एडिटोरियल पर। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, एडिटोरियल नीचे वाला। यहाँ पे चर्चा की गई है किसके बारे में, एक तरीके से प्रेस फ्रीडम के बारे में। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इस आर्टिकल में हुआ क्या क्या है। देखो हाल ही में क्या हुआ है, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने अपना गुस्सा दिखाया और वो बताया कि देखो कश्मीर प्रेस क्लब है, यानी कश्मीर के अंदर कश्मीर प्रेस क्लब है जो कि एक तरीके से फ्रीडम ऑफ प्रेस की तरह, न्यूज़ की तरह काम करता है। हुआ क्या, इसको शट डाउन कर दिया गया। अब इसको शट डाउन कर दिया गया, कहीं ना कहीं जो हमारी मीडिया है, मीडिया के ऊपर रोक लगाई जा रही है। और मीडिया एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेमोक्रेसी का हमारा चौथा पिलर मीडिया कहलाता है, और आप मीडिया के ऊपर रोक लगा रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा यहाँ पर ऑथर के थ्रू एडिटोरियल के अंदर बताया गया। तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखो ऑथर ने यहाँ पर बताया फ्रीडम ऑफ मीडिया और डेमोक्रेसी को लेकर, आज के टाइम पर मीडिया को एक तरीके से फ्रीडम रहना चाहिए, प्लस मतलब मीडिया को फ्रीडम मिलना चाहिए, और डेमोक्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखो डेमोक्रेसी के अंदर हमारी जब एक तरीके से मीडिया बिल्कुल फ्री महसूस करेगी, वही हमारी पर्टिकुलर डेमोक्रेसी कहलाएगी। कैसे, आगे आपको समझाता हूँ। पहली बात तो हमें बताया गया, देखो जो फ्रीडम ऑफ मीडिया है इसका मतलब क्या है, फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। मतलब जो भी मीडिया है हमारी वो प्रॉपरली अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सके, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सके, डिबेट, एक्सप्रेशन, जो भी चीज़ें यहाँ पर अलग से रख सके, ठीक है। और इसी यहाँ ये जो काम है एक तरीके से अगर ये काम बहुत अच्छे से हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी काफ़ी अच्छे से चल रही है। लेकिन अगर मीडिया के ऊपर रोक लगाई जा रही है, ठीक है, मीडिया को आगे अच्छे से परफॉर्म नहीं करने दिया जा रहा है, या फिर मीडिया को खरीद लिया गया है, दावा किया जा रहा है, ठीक है, तो मतलब इस प्रकार की जो चीज़ें नज़र आती हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो जो हमारी डेमोक्रेसी वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया भी एक प्रॉपर फंक्शनिंग करनी चाहिए, ऐसा बताया गया।
क्लियर हुआ। उसका यहाँ पर क्या बोला गया कि देखो आज के टाइम पर ज़रूरत है, जो मीडिया है ये लोगों की बात गवर्नमेंट बॉडीज़ तक पहुँचा रही है, ठीक है। लोग एक तरीके से यहाँ पर मीडिया के एक तरीके से मीडिया के सपोर्ट की वजह से लोग उठ पाते हैं, सरकार से क्वेश्चन पूछ पाते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के अंदर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मीडिया को हम लोग डेमोक्रेसी का चौथा पिलर बोलते हैं। बाकी 3 पिलर कौन कौन से हैं? डेमोक्रेसी में आपको 4 पिलर में पहले 3 पिलर हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेटिव जो कि क्या करता है, लॉज यानी कानून को बनाता है, पार्लियामेंट वगैरह, है ना। और एग्जीक्यूटिव जो कि उन कानून को इंप्लीमेंट करता है, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करने में मदद करता है। उसका जुडिशरी यहाँ पर ये बोलता है, ठीक है, कि अगर ये कानून अच्छे से लागू नहीं हो पाते हैं या फिर कोई यहाँ पर दिक्कत क्रिएट होती है तो वो उस मैटर को जुडिशरी देखता है। चौथा पिलर हमारा मीडिया होता है इसके अंदर, तो आपको ध्यान रखना है। तो मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मीडिया को प्रॉपरली फंक्शन करने देना चाहिए। और अभी जो कश्मीर प्रेस क्लब को एक तरीके से बंद किया गया है, इसी को एक तरीके से क्रिटिसिज्म के तौर पर देखने को मिलेगा इस आर्टिकल के अंदर। क्लियर हुआ। अब ऑथर बोलते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है इसको काफ़ी बड़ा थ्रेट है, काफ़ी बड़ा यहाँ पर आप देख पाओगे एक खतरा देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऐसा इंडिया के अंदर होता रहा है। जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में काफ़ी सारे अटैक होते रहे हैं, बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनके अगेंस्ट में काफ़ी अटैक होते हैं, और ये अपने आप एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखो, जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में अटैक होना ये इंडिया के अंदर ही कोई मतलब पॉपुलर बात नहीं है। इंडिया के अलावा पूरे दुनिया भर में यहाँ पर जर्नलिस्ट के अंदर अटैक होता है, क्योंकि जर्नलिस्ट कर क्या रहे हैं, यहाँ पर सरकार के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट बात है वो लेकर आ रहे हैं। तो ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है। प्लस रिसेंटली बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 की रिपोर्ट देख पाओगे, 2020 का ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट देख पाओगे, ठीक है, ऑटोक्रेटिजेशन गोज वायरल करके रिपोर्ट देख पाओगे। ये सारी रिपोर्ट्स हैं जहां पर इंडिया की जो रैंकिंग है वो अच्छी नहीं है, और ये सारी रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं मीडिया को लेकर चीज़ें बताती हैं कि मीडिया किस कंट्री के अंदर कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो हुआ क्या, यहाँ सभी जगह पर इंडिया की रैंक जो है अच्छी नहीं देखने को मिलेगी, बताया गया। और होता क्या है, बहुत सारी जगह पर करप्शन, पेड न्यूज़ देखने को मिल जाती है। इसकी वजह से जो हमारा फ्री मीडिया है इसको एक बहुत बड़ा खतरा रहता है। खतरा क्या रहता है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक तरीके से मीडिया को मतलब खरीद लिया जाता है, उसकी उसकी उस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब खरीद लिया जाएगा तो मीडिया काफ़ी बायस्ड हो जाएगा, एक तरफ की बात करेगा, एक तरफ की बात नहीं करेगा। तो इससे क्या होता है, हमारा जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रॉय होता हुआ नजर आएगा। तो मीडिया यहाँ पर एक अनबायस्ड रहे, इसके ऊपर फोकस करना है। मीडिया एक तरीके से न्यूट्रल रहे और प्रॉपरली जो चीज़ें एग्जैक्टली दिखाए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर रहती हैं, ये यहाँ पे बताया गया। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया के अंदर प्रेस फ्रीडम को लेकर क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी। देखो, एक केस आया था रोमेश थप्पर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस केस के अंदर बताया कि देखो, जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। एक तरीके से जो हमारी प्रेस है उसके पास फ्रीडम होनी चाहिए। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट है ये। फंडामेंटल राइट में जब आप लोग आर्टिकल 19 देखोगे तो आर्टिकल 19 यहाँ पर गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। आपको खुलकर बोलने का हक है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का हक है। तो मीडिया के पास भी ये हक है कि वो खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस करे। लेकिन अगर मीडिया के ऊपर रोक लगाई जाती है, जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट भी वॉयलेट होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बता चुका है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 का बहुत महत्व रोल देखने को मिलेगा। हालांकि अब आप कहोगे क्या हम कुछ भी बोल सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आर्टिकल 19 के अंदर यहाँ पे बताया गया है आप लोग सब कुछ बोल सकते हो, आप अपने आप को बिल्कुल फ्री हो, एक्सप्रेस करो। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए मतलब कुछ आपके बोलने की वजह से ये चीज़ें बर्बाद नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। और वो चीज़ें कौन कौन सी हैं कि मान लो आपने कुछ बोल दिया, उसकी वजह से भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को काफ़ी बड़ा खतरा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर हमारी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को खतरा नहीं पहुंचना चाहिए। आपको जो भी बोलना है आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के बोलो कि यहाँ पर ये इंडिया के खतरे में ना हो, मतलब इंडिया के अगेंस्ट में ना हो। प्लस कुछ ऐसा मत बोल देना कि विदेशी कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस खराब हो जाएं, हमारी फ्रेंडली नेशंस के साथ, मतलब यूएस के साथ हमारे रिलेशंस आज के टाइम पर अच्छा है और कुछ यूएस के खिलाफ में निकाल दिया गया मीडिया के थ्रू, और उसके बाद क्या हुआ, पूरे देश में यहाँ पर हड़दंग मच रहा है। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं रिलेशन जो है काफ़ी खराब हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें ना हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर को एक तरीके से कोई नुकसान ना हो। उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, जो एक तरीके से डिफेमेशन वगैरह ये ना देखने को मिले, ठीक है। तो मतलब ये कुछ चीज़ें हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ पर ना देखने को मिले। मतलब ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कोई भी बात एक्सप्रेस करनी है, ये यहाँ पर ऑथर बोलते हैं, ठीक है। कि अगर आप लोगों के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस है तो बिल्कुल आप लोग अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रखो कि हमारे किसी दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन ना खराब हो, हमारे खुद की कंट्री की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी यहाँ पर अफेक्ट ना हो। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर हुआ। तो मैंने आपको ये बातें भी प्रोवाइड करवा दी हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। पूरा एडिटोरियल भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया। अब एक एडिटोरियल रह जाता है ये वाला, येमेन ट्रेजेडी को लेकर। तो मैंने इसको क्यों नहीं कवर किया, क्योंकि मैंने आपसे अभी बोला ना कि आप लोगों को क्या करना है, कल वाला वीडियो देखना है। कल वाले वीडियो में मैंने पहला एडिटोरियल डिस्कस किया है, यही वाला, ठीक है, येमेन की ट्रेजेडी को लेकर।
तो प्लीज़ यार उसको जाकर देख लेना, ठीक है, वो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो और कल वाले में भी और परसों वाले में भी, देखो परसों के वीडियो में मैंने येमेन क्राइसिस को डिस्कस किया है, ठीक है। तो प्लीज़ यार कोई सा वीडियो देख लेना आपको। इनफैक्ट आप लोग जब परसों वाला वीडियो देखोगे तो पहला ही आर्टिकल मैंने वही डिस्कस किया है, तो आप लोग प्लीज़ उसको देख लेना, इतना सपोर्ट कर सकते हो। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है क्योंकि बात वही वहाँ पर है और यहीं यहाँ पर है, तो ज़्यादा कुछ डिटेल में जानने से कोई फ़ायदा रहेगा नहीं। बाकी हम लोगों ने बातें सारी डिस्कस करी हैं, येमेन क्राइसिस के बारे में जान लिया है, तो उसको जाकर प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लेना। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। 1 मिनट, अभी हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर तो देख लें कि जो आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, क्वेश्चन ये था, जो राइट टू वोट है इंडिया के अंदर वो कौन सा राइट है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये है बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो आप जब यहाँ पर एनसीईआरटी ओपन करोगे, क्लास 9 की पॉलिटिक्स की, यानी कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जिसका नाम है, वो एनसीईआरटी ओपन करना, पेज 109 पर ये चीज़ें मेंशन है। राइट टू वोट इन इलेक्शन एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो ध्यान रखना इसके बारे में। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।